नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा तक जो कुछ पढ़ने का काम किया गया था उसमें मौन वाचन सस्वर वाचन की तुलना में ज्यादा उपयोगी है। यानी जो सस्वर वाचन है, ये सस्वर वाचन कहीं मौन वाचन की ज्यादा या उसकी तुलना में बहुत बेहतर नहीं है। यानी सबसे बेहतर है मौन वाचन करना। और दूसरा चीज आप लोगों ने पढ़ने का काम किया था कि द्रुत वाचन से पाठकों के मौन वाचन के उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन। यानी ये कहना चाहता है कि बालकों के व्यवहार में द्रुत वाचन के द्वारा, और वह भी द्रुत वाचन मौन पाठन होता है। तो जो मौन पाठन होता है वह मौन पाठन निश्चित रूप में द्रुत पाठन होने का काम करता है। तीव्र गति से उसको पढ़ने का काम किया जाता है, और जो तीव्र गति से पढ़े जाने का काम किया जाता है उसके द्वारा जो मौन वाचन का उद्देश्य है, उस मौन वाचन के उद्देश्य एवं बालकों के व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से होने का काम करता है। यानी उसके कहने का ये मतलब है कि जब बालक मौन वाचन को करने का काम करता है तो निश्चित रूप से उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने का काम करता है। तो इन चीजों को आपने कल तक जो पढ़ने का काम किया था, पिछली वीडियो तक जो भी आपने देखा, पिछली कक्षा में जो आपने पढ़ा, उसमें दो टॉपिक थी। आज एक नई टॉपिक से आपको परिचय कराया जाएगा जो कि अक्सर परीक्षाओं में देता रहता है। आप अगर देखे होंगे, पेपर उठा के देखेंगे, जितने भी पुराने पेपर होंगे उन पेपरों को यदि उठा के आप देखने का काम करेंगे तो उसमें ज्यादा ज्यादा आज जिन चीजों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं अक्सर एक पॉइंट उसमें से आ ही जाएगा। और जिसमें है एक टॉपिक है जिसका नाम है वाक्य लेखन का महत्व। कहता है वाक्य लेखन का महत्व। देखिए, इसमें यह कहना चाहता है कि बालक जिन वाक्यों को लिखने का काम करता है या जिस भी वाक्य को लिखा जाता है, तो जो वाक्य है उसका जो लेखन है, तो वाक्य के लेखन का क्या महत्व है। उसके कहने का मतलब यही है कि बालकों के द्वारा लिखा गया जो वाक्य है, उस वाक्य के द्वारा क्या इस बालक के जीवन में वाक्यों का महत्व है या नहीं, यही आपका पॉइंट है। तो पॉइंट कहता है कि वाक्य लेखन का महत्व, यानी ये कहता है कि वाक्य लेखन का क्या महत्व होने का काम करता है। यदि ये प्रश्न आपका आ जाए तो आपका एक सामान्य सा उत्तर होगा। देखिए, आपसे पूछना क्या चाहता है, आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो वाक्य है, इस वाक्य का जो लेखन है, इस वाक्य के लेखन का क्या महत्व है। इतने बात आपसे पूछना चाहता है। तो आपका उत्तर होगा, यदि ये प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हो जाए या आपके पेपर में आ जाए, तो आपका उत्तर होगा बालक का अध्ययन। कहता है बालक का अध्ययन और अध्यापन। कहता है बालक का अध्ययन और अध्यापन ध्वनियों से प्रारंभ होता है। ध्वनियों से प्रारंभ होता है। देखिए, उसने एक बात कहा कि जो वाक्य लेखन का महत्व है, उस वाक्य लेखन के महत्व उसने क्या कहना चाहे। कहता है कि जो बालक होता है, उस बालक का जो अध्ययन होता है और जो अध्यापन होता है, कहता है बालक का जो अध्ययन और अध्यापन है, यह अध्ययन और अध्यापन ध्वनियों से प्रारंभ होता है। ध्वनियों का मतलब आवाज से प्रारंभ होता है। उसके कहने का यह सेंस कहता है कि जो बालक है, उस बालक का अध्ययन और अध्यापन, पढ़ना और पढ़ना, कहता है
बच्चे का पढ़ना और पढ़ाना सबसे पहली चीज है वह कहां से प्रारंभ होता है? ध्वनि से प्रारंभ होता है, मिस आवाज से। कहता बच्चों का जो अध्ययन और अध्यापन है वह निश्चित रूप से आवाज से प्रारंभ होता है, ध्वनि से प्रारंभ होने का काम करता है। कहता है बालक सबसे पहले ध्वनि को ही निकालता है, ध्वनि को ही सुनता है। कहता है उसका जो अध्ययन और अध्यापन है ध्वनियों के माध्यम से प्रारंभ होने का काम करता है। दूसरी बात कहता है ध्वनियों का ज्ञान हो जाने के बाद, ध्वनियों का ज्ञान हो जाने के बाद, कहता है कि ध्वनियों का ज्ञान हो जाने के बाद उसको, ध्वनियों का ज्ञान हो जाने के बाद उसको पदों से, उसको पदों से एवं शब्दों से, पदों से, शब्दों से, पदबंधों से, कहता है पदबंधों से, वाक्यों की जानकारी दी जाती है। देखिए दूसरी बात उसने कहा, यदि यही प्रश्न आपका भी हो और बात यदि आपको समझ में ना तो यहां आप फिर समझिए। कहना ये चाहता है कि ध्वनियों का ज्ञान हो जाने के बाद उसने कहा कि बालक का जो अध्ययन और अध्यापन होता है ये ध्वनि से प्रारंभ होता है, ध्वनि मीन्स आवाज से प्रारंभ होता है। दूसरी बात कहता है कि जब बालक को ध्वनियों का ज्ञान हो जाने का काम करता है तब, यानी बालक को जब ध्वनि का ज्ञान हो जाता है, आवाज का ज्ञान हो जाने का काम करता है, तो उसके बाद उसको शब्दों से परिचय कराया जाता है, पदों से परिचय कराया जाता है, पदबंधों से परिचय कराया जाता और वाक्यों की जानकारी उस बालक को दी जाने का काम किया जाता है। और अगली बात कहता है ये भाषा की इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। देखिए ये कहता है, एक बात और कहता है, उसने कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी जिस भाषा को लिखने और पढ़ने का हम लोग काम करते हैं, उस भाषा को लिखने और पढ़ने का प्रारंभ कहां से हुआ? ध्वनि से हुआ। इसलिए कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या आवाज होने का काम करती है। और फिर आगे कहता है वह, हम हृदय में जो सोचते हैं, कहता है हम हृदय में जो सोचते हैं या अनुभव करते हैं, या सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उसी को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते। देखिए अगली बात कहता है कि हम हृदय में जो कुछ सोचते हैं, उसने कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो उसने कहा कि जब बालक ध्वनियों को सुनता है, समझता है, तो कहता है कि जब हम किसी भी ध्वनि को सुनने का काम करते हैं
समझने का काम करते हैं, तो उस ध्वनि को हम अपने हृदय में सोचते हैं। कहता है कि जिस ध्वनि को हम लोग सुनते हैं, तो सुनने के बाद उस ध्वनि के विषय में हम लोग सोचने का काम करते हैं। कोई सा भी बालक है, सोचने का काम करता है और सोचता है और अनुभव करता है। तो जो सोचता है और अनुभव करता है, यानी उसके कहने का ये सेंस है कि जिस ध्वनि को वह सुनता है, उसके विषय में वह सोचता है और सुन करके सोचता है, समझता है और उसी के अनुसार अपने शब्दों को व्यक्त करने का काम करता है। यानी देखिए, एक बात जैसे लोग कहा करते थे कि किसी बात को पहले सुनो तब गुनो तब धुनो, यानी किसी बात को पहले सुनो, उसको समझो तब कहो। तो यही कहना चाहता है कि बालक किसी भी शब्द को, ध्वनि को सुनता है, समझता है, सुन करके समझने के बाद अपने हृदय में उन शब्दों, उन ध्वनियों को सुन करके एक भाव पैदा करने का काम करता है और भाव पैदा होने के बाद उसका अनुभव करता है और अनुभव करने के बाद वह बालक अपने शब्दों में उन ध्वनियों को व्यक्त करने का काम करता है। सामान्य सी बात है, यदि आपके समक्ष कोई कह दे कि पानी लाओ, आपने किसी बच्चे के सामने कहा कि पानी लाओ, तो पानी वाला जो शब्द है उसने सुना, उसने समझा कि पानी हम किसको कहते हैं। वह मस्तिष्क में अपने सोच रहा है कि पानी तो इसी को कहा जाता है। ये हो गया पानी की बात। लाओ की बात कहता है तो आपके पास ले जाने की क्रिया को लाओ कहता। तो उसने कहा कि वह बालक ध्वनियों को सुनता है, समझता है और उसके बाद वह उसमें अपनी प्रतिक्रिया को देने का काम करता है या शब्दों को व्यक्त करने का काम करता है। और अगली बात वो कहना चाहता है कि प्रारंभ में बालक, प्रारंभ में जब बालक, कहता है प्रारंभ में जब बालक पिता, अम्मा, पापा आदि शब्दों का उच्चारण करता है, आदि शब्दों का उच्चारण, आदि शब्दों का उच्चारण कहता है वह बालक, ये बात कहता है वाक्य लेखन के मत में, कहता है कि वह बालक क्या करता है कि सबसे पहले वह बालक अम्मा, माता, पिता, मम्मी, पापा इत्यादि शब्दों को क्या करता है, वो सुनने का काम करता। पहले तो वो सुनता है, इसके बाद वह बालक उन सुने हुए शब्दों के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने का काम करता है और वह वैसे ही शब्दों का उच्चारण करता है। वह बालक वैसे ही शब्दों का उच्चारण करता है जैसे शब्दों को वह सुने रहने का काम करता है। यदि माता सुना है, देखिए चीजें ये है, पहले जो था तो जो बालक थे वह माई, बाबू इत्यादि कहा करते थे। अब समय आ गया भाई, क्योंकि इन्हीं सब शब्दों को सुना करते थे तो उसी का उच्चारण भी करते थे। लेकिन आज जो समय आया है, जो आधुनिक दौर आने का काम किया हुआ है, अब ये सब ही लुप्त हो गए, उन शब्दों का काम खत्म, नाम है खत्म। अब कहते हैं मम्मी, पापा, ब्रदर, तमाम प्रकार की चीजें लोग कह रहे हैं। तो जिसको लोग कह रहे हैं उसी को बालक सुन रहा है, तो जिसको सुनेगा वह बालक उसी का उच्चारण करने का काम करेगा। आपने देखा होगा कभी के, जो हम लोग हिंदी भाषा भाषी हैं, तो हमारे घर में जो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के दौरान ही वह जिन शब्दों का स्मरण करता है, सुनता है, वैसे ही शब्दों को उच्चारण करता है। और यही बालक अगर अंग्रेजी परिवेश से पैदा होता तो उनके अंग्रेजी में सुनता, वह अंग्रेजी में शुरू कर देता चीजों को। ये है, ये वाक्य लेखन के महत्व में है। और इस बात पे एक विद्वान है जिनका नाम हम आपको दे रहे हैं। एक विद्वान है वाक्य लेखन के महत्व पे,
यानी वाक्य लेखन के महत्व के ऊपर एक विद्वान जिनका नाम है अमर सिंह कहता है, अमर सिंह कहता है, अमर सिंह ने शब्दकोश में कहता है कि इन्होंने क्या किया कि अमर सिंह ने शब्दकोश अमर सिंह ने अमर कोश में कहता है अमर सिंह ने अमर कोश में वाक्य का लक्षण बताए। अमर कोश में वाक्य का लक्षण बताए। ये कहते हैं एक विद्वान है जिनका नाम है अमर सिंह। तो उन अमर सिंह ने एक किताब है जिसका नाम अमर कोश, उस अमर कोश में उन्होंने काव्य के लक्षण को बताने का काम किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सुवंत या तिंडत पदों में, कहता है सुवंत या तिंडत पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। कहता है तिंडत पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए एक विद्वान है जिनका नाम है अमर सिंह। तो उस अमर सिंह महोदय ने अमरकोश एक शब्द है, अमरकोश में उन्होंने कहा कि वाक्य के लक्षण को ये बताए कि सुवंत या तिंडत पदों के समूह को कहता जो सुवंत है और वो तिंडत है, तो सुवंत और तिंडत पदों के समूह को वाक्य उन्होंने बताने की कोशिश किया। दूसरी बात कहते हैं कारक, दूसरी बात उनकी है, कहते हैं कारक से युक्त क्रिया को, कहते हैं कारक से युक्त क्रिया को, कहते हैं कारक से युक्त क्रिया को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। देखिए दूसरी बात उन्होंने दो बातें बताया कि जो तिंडत है और सुवंत है, इन तिंडत और सुवंत पदों के समूह को वाक्य कहा जाता है। ये अमरकोश में लिखा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कहा कारक से युक्त क्रिया, कहता जो कारक होते हैं उन कारक से युक्त जो क्रिया है उस क्रिया को, कारक से युक्त क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहने का काम किया जाता है। और अगली बात कहते हैं वाक्य की वह सहज इकाई है, कहते हैं वाक्य की वह सहज इकाई है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। देखिए दूसरी बात कहते हैं कि वाक्य की वह सहज इकाई, उन्होंने कहा कि जो वाक्य है उस वाक्य की जो सबसे सहज इकाई होती है, कहता है वाक्य की वह सहज इकाई है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक से अधिक पद जहां भी होता है उन्हें हम वाक्य कहने का काम करते हैं। और अगली बात कहते हैं कि अर्थ के दृश्य से पूर्ण होती है, जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होती है, अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होने का काम करता है। और कहता है एक बात और, कहते हैं ऐसी इकाई में कम से कम एक क्रिया अवश्य होती है, कहता है ऐसी इकाई में
कम से कम एक क्रिया अवश्य होती है, अवश्य होती है। ये देखिए, आपने समझा कि वाक्य के महत्व को, तमाम प्रकार से चीजों को आपको बताया गया, जिसमें एक विद्वान जिनका नाम है अमर सिंह, उन्होंने, अमर सिंह महोदय ने अमरकोश में लिखने का काम किए हुए हैं कि वाक्य का लक्षण बताते उन्होंने कहा कि सुअंत और तिंडक, ये प्रत्यय कहता सुअंत और तिंडक पदों के समूह को कहता है, जो सुअंत होता है जो तिंडक होता है, तो सुअंत और तिंडक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। किसमें लिखा गया? अमरकोश में लिखा गया। किसने कहा? अमर सिंह जी ने कहा। यानी सुअंत और तिंडक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। इस बात को कहां लिखा गया है? अमरकोश में लिखा गया। किसने कहा? अमरकोश जी ने। अगली बात कहते हैं कि कारक से युक्त क्रिया को दूसरी बात कहते हैं। तो ये वाक्य हो गया, यानी कहने का मतलब उनके ये है, ये तो क्रिया वाक्य वह है जिसमें सुअंत और तिंडक क्रिया का जो समूह होता है उसको वाक्य कहते हैं। दूसरी बात में उन्होंने कहा कि कारक से युक्त जो क्रिया है, यानी जिस कारक से जो युक्त क्रिया होती है उसको हम वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में कारक भरे होने का काम किया जाता है, या जिसमें कारक भरा पड़ा रहता है, या जिसमें कारक होता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। तो अमरकोश में ये भी बात लिखी गई है कि कारक से युक्त क्रिया को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और अगली बात कहता है वाक्य की वह सहज इकाई, वाक्य की वह सहज इकाई जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और अगली बात कहता है जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होते हैं, और उसमें क्या कहता है? जो वाक्य होते हैं ना, इन वाक्य का निश्चित कोई न कोई अर्थ होता है। ये कहता है तो निश्चित रूप से वाक्य पूर्ण होते हैं, अर्थ से भरे पड़े होने का काम करते हैं। और अगली बात कहता है ऐसी इकाई में कम से कम एक क्रिया अवश्य हो। कहता है इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार की इकाई में कहीं न कहीं एक क्रिया निश्चित रूप से होने का काम करती है। तो ये आज आपने पढ़ा वाक्य लेखन का महत्व, जिसमें अमरकोश के अनुसार आपने जानने का काम, अमरकोश में क्या लिखने का काम किया गया है कि वाक्य हम किसको कहने का काम करते हैं। ये रहा आज की कक्षा, और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।